हेलो दोस्तों, अगर आप लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट या फिर लैब अटेंडेंट या फिर लैब सुपरिटेंडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम एम्स भुवनेश्वर 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, our first question is, dash is the process of removal of all forms of microbial life including spores, viruses and vegetative cells from a surface or medium। ना, किसी भी सरफेस या मीडियम से सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स, वायरसेस और वेजिटेटिव सेल्स को पूरी तरह से हटाने या खत्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पिपेटिंग, ऑप्शन सेकंड ऑटोक्लेव, ऑप्शन थर्ड स्टेलाइजेशन, ऑप्शन फोर इंक्यूबेशन। तो इसका जो राइट आंसर पहले बता देता हूँ कौन होगा, स्टेलाइजेशन, है ना। स्टेलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और उनके स्पोर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, पिपेटिंग। पिपेटिंग से क्या करते हैं हम लोग, लिक्विड ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। एक ऑप्शन है ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव एक स्टेलाइजेशन मेथड है, लेकिन पूरा प्रोसेस स्टेलाइजेशन कहलाता है। लेकिन ऑटोक्लेव क्या है, स्टेलाइजेशन मेथड है ना। अब एक इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन ये माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए किया जाता है ना, उन्हें हटाने के लिए नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा स्टेरिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ब्लड शुगर लेवल गोज डैश देन इट इज रिफर्ड एज हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल कितना कम हो जाता है ना, कितना तक गिर जाता है, तब हम उसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ऑप्शन है 100 मिलीग्राम पर डीएल एंड 130 मिलीग्राम पर डीएल के बीच, या फिर 140 मिलीग्राम एंड 180 मिलीग्राम पर डीएल के बीच। थर्ड ऑप्शन बिलो 60 मिलीग्राम पर डीएल एंड फोर्थ ऑप्शन एबव 200 मिलीग्राम पर डीएल। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, बिलो 60 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे जब चला जाता है तब वह हाइपोग्लाइसेमिया होता है। हाइपोग्लाइसेमिया तब होती है जब ब्लड शुगर लेवल 60 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे चला जाता है, तब इस कंडीशन को हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। अदर ऑप्शन की बात करें तो एक फर्स्ट ऑप्शन में है 100 से 130 मिलीग्राम पर डीएल के बीच। तो ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर रेंज है ना, ये हमारा नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर रेंज होता है 100 से 130। और एक है 140 मिलीग्राम से 180 मिलीग्राम पर डीएल के बीच। तो ये हमारा पोस्ट मील यानी खाने के बाद का होता है, नॉर्मल रेंज पोस्ट मील होता है। एक है एबव 200 मिलीग्राम पर डीएल। तो 200 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर ये हाई ब्लड शुगर होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हम लोग हाई ब्लड शुगर को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं ना, उसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है हाइपोग्लाइसेमिया का ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट इन फ्रंट व्यू अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑप्शन दिया हुआ है इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन्स, सुपीरियर वेना कावा। तो हमारा जो एक नंबर में दिया हुआ इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा सबसे नीचे होती है ना? ये लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ जाती है, राइट एट्रियम में जाती है ना? ठीक है। एक है पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लेफ्ट एट्रियम में गिरती है। कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। ये जो होता है पल्मोनरी वेन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लेफ्ट एट्रियम में गिरती है, हार्ट के बीच वाले हिस्से में होती है ना? उसके बाद बात करते हैं हम लोग सुपीरियर वेना कावा।
तो सुपीरियर वेना कावा सबसे ऊपर होती है ना, ये अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ गिरती है, राइट एट्रियम में। तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा है, सुपीरियर वेना कावा, बीच में हमारा हो गया पल्मोनरी वेन्स, एंड सबसे नीचे जो होता है इन्फीरियर वेना कावा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर का साइज कितना होता है। ऑप्शन ए 50 नैनोमीटर, ऑप्शन 2 100 नैनोमीटर, ऑप्शन 3 2 नैनोमीटर, या ऑप्शन 4 80 नैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है 2 नैनोमीटर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत पतली होती है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर होता है जो सिर्फ 2 से 3 नैनोमीटर मोटी होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होती है, जो किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू डिसइंफेक्ट द वर्क एरिया बिफोर एंड आफ्टर यूज ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट। ये कह रहा है कि लैब इक्विपमेंट के यूज से पहले और बाद में वर्क एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए सबसे कॉमनली अल्कोहल परसेंटेज यूज होता है, कौन सा होता है, उसके बारे में पूछा है ना। सबसे कॉमनली अल्कोहल परसेंटेज कितना होना चाहिए। एक नंबर में है 75%, या सेकेंड ऑप्शन 60%, थर्ड ऑप्शन 80%, फोर्थ ऑप्शन 70%। तो इसका जो राइट आंसर है 70% अल्कोहल। 70% अल्कोहल जनरली इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपाइल होता है ना। सबसे इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट यही होता है हमारा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की मोटाई कितनी होती है ना। ऑप्शन फर्स्ट 40 to 50 नैनोमीटर, ऑप्शन सेकेंड 60 to 70 नैनोमीटर, ऑप्शन थर्ड 35 to 40 नैनोमीटर, ऑप्शन 4 10 to 25 नैनोमीटर। इसका जो राइट आंसर है 10 to 25 नैनोमीटर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल 10 से 25 नैनोमीटर मोटी होती है, जिसमें एक पतली, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है जो कितनी मोटी होती है, 2 से 3 nm की होती है ना, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होती है एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट हैंड आउट कैन हेल्प यू टू एंगेज पेशेंट in the laboratory testing process by providing them with information about what to do after having a test done. तो which of the following question are there for the patient in this handout। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। पेशेंट हैंडआउट एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है जो लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में पेशेंट को हेल्प करता है। अब ये हैंडआउट उन्हें टेस्ट की जरूरी जानकारी देता है, जैसे कि व्हाट इज द रीजन फॉर द मेडिकल टेस्ट, क्या ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत है ना। एंड ऑप्शन सेकेंड, आफ्टर द टेस्ट बाय विच डेट द पेशेंट विल हेयर अबाउट द रिजल्ट। टेस्ट होने के बाद रिजल्ट किस दिन मिलेगा, यह अब कह रहा है क्या क्या ये दोनों सही है या नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड ओनली सेकेंड, ऑप्शन थर्ड बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन फोर्थ ओनली 1। देखिए अब इसको पहले समझते हैं कि कौन सा आंसर है। देखिए पेशेंट हैंड आउट एक डॉक्यूमेंट होता है, ये क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जो टेस्ट के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें लिखा होता है कि टेस्ट
क्यों किया जा रहा है और पेशेंट को कब तक मिलेगा। इससे पेशेंट को समझने में आसानी होती है और वो फिर अपने टेस्ट रिजल्ट के लिए तैयार रहता है ना। तो ये दोनों बात हमारा इसमें निकल रहा है ना। व्हाट इज द रीजन फॉर द मेडिकल टेस्ट एंड फिर आफ्टर द टेस्ट बाय विच डेट द पेशेंट विल हियर अबाउट द रिजल्ट, उसे रिजल्ट कब तक तैयार मिल जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरस बिलोंग्स टू हेपेरिना वायरिडी फैमिली। हेपेरिना वायरिडी फैमिली का कौन सा वायरस है। ऑप्शन फर्स्ट एड्स, ऑप्शन सेकेंड हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन थर्ड ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन फोर हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर हेपेटाइटिस बी। हेपेरिना वायरिडी एक वायरस फैमिली है जो मेनली लीवर को इन्फेक्ट करती है। अब अदर ऑप्शन की बात करते हैं। एड्स, तो एड्स HIV वायरस से होता है जो रेट्रो वायरिडी फैमिली से होता है ना, जो रेट्रो वायरिडी फैमिली का होता है। अब एक हेपेटाइटिस ए, एपिकोर्ना वायरिडी फैमिली का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। का राइट आंसर हमारा हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी रूल्स। कौन सा माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी का सेफ्टी रूल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन एक, ईटिंग और ड्रिंकिंग इन द लेबोरेटरी इज नॉट परमिटेड। ऑप्शन का ए कह रहा है लेबोरेटरी में खाना पीना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेवर टर्न ऑफ बंसन बर्नर, कभी भी बंसन बर्नर को बंद मत करो। ऑप्शन नंबर थर्ड है डिस्पोज ऑफ ऑल सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स इन अ बायोहजार्ड बैग एंड ऑटोक्लेव इट बिफोर डिस्कार्डिंग इन द रेगुलर ट्रैश। सभी सॉलिड वेस्ट को बायोहजार्ड बैग में डालकर ऑटोक्लेव करने के बाद ही डिस्पोज करना चाहिए। एंड ऑप्शन फोर है नेवर प्लेस कंटेमिनेटेड पिपेट्स ऑन द बेंच टॉप। कंटेमिनेटेड पिपेट को कभी बेंच टॉप पर नहीं रखना चाहिए। तो देखिए अब इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या था, ईटिंग और ड्रिंक इन द लेबोरेटरी इज नॉट परमिटेड। अब ये सेफ्टी रूल्स है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप वहाँ अगर भोजन करें तो कंज्यूम ना हो जाए। तो ये हमारा राइट आंसर है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है नेवर टर्न ऑफ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर को कभी भी चालू छोड़ना डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये फायर क्रिएट कर सकता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है सेकेंड, नेवर टर्न ऑफ बंसन बर्नर, कभी भी बंसन बर्नर को बंद नहीं करना चाहिए। ये हमारा सेफ्टी रूल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, सभी सॉलिड वेस्ट को बायोहजार्ड बैग में डालकर ऑटोक्लेव करने के बाद ही डिस्पोज करना चाहिए ताकि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर वायरस ना फैले ना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कंटेमिनेटेड पिपेट को बेंच टॉप पर नहीं रखना चाहिए, ये जिससे क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन फैलने का कारण बन सकता है। अगर उसको बेंच टॉप पर रखते हैं तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नेवर टर्न ऑफ बंसन बर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस पास्चर डेवलप्ड अ वैक्सीन फॉर डैश विच मार्क द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन इन मेडिसिन। लुइस पास्चर ने किस बीमारी के लिए वैक्सीन डेवलप की थी जो कि इम्यूनाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। तो ऑप्शन एक है HIV, ऑप्शन सेकेंड है पॉक्स, ऑप्शन थर्ड हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन फोर ट्यूबरकुलोसिस। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोफोबिया, जिसे हम लोग रेबीज भी कहते हैं। लुइस पास्चर ने रेबीज के लिए पहली ही सक्सेसफुल वैक्सीन बनाई थी। यह एक वायरल डिजीज है जो इन्फेक्टेड जानवरों जैसे डॉग या रैट के काटने से फैलता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब एक अदर ऑप्शन है HIV, तो HIV के लिए अब तक कोई प्रॉपर वैक्सीन डेवलप नहीं हुई। अब है पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स के लिए
वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाए थे। किसने? एडवर्ड जेनर ने बनाए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन है जो कि अल्बर्ट कैलमेटे और कैमिले ग्यूरिन ने डेवलप की थी। किसने? कैमिले ग्यूरिन ने डेवलप की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा हाइड्रोफोबिया, जिसे रेबीज भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबोरेटरी क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज द डैश ऑफ द रिपोर्टेड टेस्ट रिजल्ट। देखिए, लेबोरेटरी क्वालिटी को किस बेसिस पर डिफाइन किया जाता है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। अब इसमें कह रहा है कि दोनों ऑप्शन होगा या फिर कोई एक होगा। देखिए समझते हैं हम लोग। लेबोरेटरी क्वालिटी का मतलब है कि जो टेस्ट रिजल्ट दिए जा रहे हैं वो कितने सही और भरोसेमंद है। अब इसमें एक है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब है कि रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। अगर एक टेस्ट बार बार सही वैल्यू देता है तो हमारा एक्यूरेट है। एक है रिलायबिलिटी, तो ये तो हमारा सही हो गया। एक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर एक ही सैंपल पर एक टेस्ट बार बार किया जाए, है ना, एक ही टेस्ट अगर बार बार कर रहे हैं तो हमेशा सेम रिजल्ट आना चाहिए। एक अच्छा लेबोरेटरी टेस्ट हमेशा एक्यूरेट और रिलायबल होना चाहिए। तो हमारा इसमें बोथ ऑप्शन सही है, यानी बोथ 1 एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कोप फॉर NABH सर्टिफिकेशन। NABH सर्टिफिकेशन किन किन एरिया के लिए लागू होता है ना, ये पूछा है। ऑप्शन में पैथोलॉजी के लिए और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए। पहले NABH को हम लोग समझते हैं। NABH का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अब NABH एक सर्टिफिकेशन है जो हेल्थ केयर क्वालिटी सुधारने के लिए दिया जाता है। ये सर्टिफिकेशन हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए होता है। किसके लिए होता है? लेबोरेटरी के लिए, ब्लड बैंक्स के लिए और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए। अब एक देखिए, तो ऑप्शन में दिया हुआ है पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो पैथोलॉजी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री दोनों हेल्थ केयर और लेबोरेटरी सर्विसेज का ही हिस्सा है। इसलिए NABH सर्टिफिकेशन में पैथोलॉजी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री दोनों आते हैं। तो हमारा राइट आंसर बोथ 1 एंड 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट डिस्पोज ऑल द सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स इन अ बायोहजार्ड बैग एंड डैश बिफोर डिस्कार्डिंग। हमें हमेशा सॉलिड वेस्ट मटेरियल को बायोहजार्ड बैग में डालकर डिस्कार्ड करने से पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन है फर्स्ट ऑटोक्लेव, सेकेंड एयर ड्राई, थर्ड इनक्यूबेट, ऑप्शन 4 वाश। तो क्या करना चाहिए? ऑटोक्लेव। बायोहजार्ड वेस्ट में ब्लड सैंपल, कल्चर प्लेट, यूज्ड ग्लव्स, सिरिंज ETC आते हैं। इस वेस्ट को डायरेक्ट डिस्कार्ड नहीं किया जाता, बल्कि पहले उसका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, जिसमें ऑटोक्लेव का यूज होता है, जिसमें हाई टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस जो कि 15 से 20 मिनट तक यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑटोक्लेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायोसेफ्टी लेवल्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिमेन टाइप आर रिकमेंडेड फॉर प्रोसेसिंग सार्स कोरोना वायरस स्पेसिमेन। देखिए, कह रहा सार्स कोरोना वायरस के स्पेसिमेन को प्रोसेस करने के लिए कौन से बायोसेफ्टी लेवल्स रिकमेंडेड है? तो पहले हम लोग समझते हैं बायोसेफ्टी लेवल्स। अब जो बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं, बायोसेफ्टी लेवल्स लेबोरेटरी में पैथोजन को हैंडल करने के लिए सेफ्टी
प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। अब इन्हें BSL-1 से BSL-4 तक क्लासीफाई किया जाता है, यानी BSL-1, BSL-2, BSL-3 एंड BSL-4 तक क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें सार्स कोरोना वायरस स्पेसिमेन के लिए हमारा BSL-2 और BSL-3 का यूज रिकमेंडेड होता है। तो हम लोग सार्स को समझते हैं। सार्स कोरोना वायरस, देखिए सार्स मतलब कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, एक हाईली इन्फेक्शन वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस काउज करता है। देखिए अब ये जो टॉपिक है बायोसेफ्टी लेवल्स का, बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बोथ लेवल्स 2 एंड 3। ये टॉपिक जो है बायोसेफ्टी लेवल्स का बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO स्टैंडर्ड ग्रुप लेबोरेटरी प्रोसेस इनटू प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एंड पोस्ट एग्जामिनेशन कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कम्स अंडर द पोस्ट एग्जामिनेशन कैटेगरी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। ISO स्टैंडर्ड लेबोरेटरी प्रोसेस को 3 कैटेगरी प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एंड पोस्ट एग्जामिनेशन में कौन सा प्रोसेस पोस्ट एग्जामिनेशन कैटेगरी में आएगा। देखिए पोस्ट एग्जामिनेशन कैटेगरी में कौन सा आएगा, तो ऑप्शन एक है सैंपल रिसिप्ट एंड एक्सेसिंग, ऑप्शन सेकेंड रिकॉर्ड कीपिंग, ऑप्शन थर्ड सैंपल ट्रांसपोर्ट, या ऑप्शन फोर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। इसका जो राइट आंसर रिकॉर्ड कीपिंग होगा। देखिए ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी प्रोसेस को 3 स्टेज में डिवाइड करता है, एक तो प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एंड पोस्ट एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन में हमारा क्या होता है, प्री एग्जामिनेशन में हमारा सैंपल कलेक्शन करते हैं ना, प्री एग्जामिनेशन में सैंपल कलेक्शन, लैबलिंग, ट्रांसपोर्ट और रिकॉर्ड में एंट्री करते हैं, ये हमारा आता है प्री एग्जामिनेशन। अब एक एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में सैंपल का एक्चुअल टेस्ट और उसका एनालिसिस करते हैं ना, ये हमारा एग्जामिनेशन में आता है। अब एक पोस्ट एग्जामिनेशन, तो पोस्ट एग्जामिनेशन में टेस्ट रिजल्ट का जो टेस्ट रिजल्ट होता है उसका हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं और उसका स्टोर करना होता है, डॉक्यूमेंट मेंटेन भी इसी में होता है। ओके, इसलिए पोस्ट एग्जामिनेशन कैटेगरी में रिकॉर्ड कीपिंग ही आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, ये हमारा पोस्ट एग्जामिनेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेपोनोमा बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ट्रेपोनोमा किस प्रकार के बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन एक वैसिलाई, ऑप्शन सेकेंड माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन थर्ड स्पायरोचिट्स, ऑप्शन फोर कोकाई। इसका जो राइट आंसर है स्पायरोचिट्स। देखिए ट्रेपोनोमा एक स्पायरोचिट्स मतलब कि स्पायरल शेप बैक्टीरिया है जो कि ग्राम निगेटिव होता है। एक है वैसिलाई, तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा ये बिना सेल वाल के होते हैं इसलिए अलग कैटेगरी में आता है। अब एक है कोकाई, ये राउंड शेप के बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सफिक्स एक्टोमी। देखिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्टोमिक सफिक्स का क्या अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट सर्जिकल पंक्चर, ऑप्शन सेकेंड सर्जिकल फिक्सेशन, ऑप्शन थर्ड सर्जिकल फ्यूजन, ऑप्शन फोर सर्जिकल रिमूवल। तो इसका एक्टोमी का जो होता है ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, सर्जिकल रिमूवल। देखिए समझते हो,
सर्जिकल रिमूवल मतलब शरीर के किसी हिस्से या अंग को सर्जरी के माध्यम से निकाल देना, जैसे कि एपेंडेक्टोमी। एपेंडेक्टोमी इसमें सफिक्स क्या है, एक्टोमी है ना। देखिए इसमें क्या होता है, अपेंडिक्स को रिमूव करना, उसे हम लोग एपेंडेक्टोमी कहते हैं। और भी जैसे कि टॉन्सिलोक्टोमी मतलब टॉन्सिल को रिमूव करना। अब एक देखिए अदर ऑप्शन को समझते हैं, सर्जिकल पंक्चर। तो ए सेंटेसिस सफिक्स से होता है, ये सेंटेसिस सफिक्स होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस मतलब क्या हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेना, एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। इसमें सफिक्स सेंटेसिस होता है सर्जिकल पंक्चर में। अब एक सर्जिकल फिक्सेशन, ये जो होता है पेक्सी सफिक्स से होता है। किसे, पेक्सी सफिक्स होता है, जैसे कि नेफ्रोपेक्सी। एक सर्जिकल फ्यूजन, तो सर्जिकल फ्यूजन ये डेसिस सफिक्स से होता है। क्या सफिक्स होता है, डेसिस। जैसे कि आर्थ्रोडेसिस, क्या एग्जाम्पल, आर्थ्रोडेसिस मतलब ज्वाइंट का सर्जिकल फ्यूजन। इसलिए एक्टोमी का मतलब कौन हो जाएगा हमारा, सर्जिकल रिमूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, सैलिवरी, थायराइड। देखिए शरीर में दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक तो एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड ये अपना हार्मोन सीधे ब्लड में छोड़ते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये अपना सेक्रेटरी डक्ट के माध्यम से किसी सरफेस या ऑर्गेन तक पहुंचाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये सलाइवा को डक्ट के माध्यम से मुंह में पहुंचाता है। बाकी एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस इन विच द सेलुलर रिस्पायरेशन इज कैरिड आउट। कौन सा पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, मेनली यही क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। तो किसे कहा जाता है, बहुत ही जो क्वेश्चन पूछा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को भी पावर ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये सेलुलर रिस्पायरेशन के माध्यम से क्या बनाता है, हमारा एटीपी बनाता है, जो कि एनर्जी का यूनिट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोसेफ्टी इन माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल लेबोरेटरी विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द क्राइटेरिया ऑफ बायोसेफ्टी लेवल 1। फर्स्ट हमने थोड़ी देर पहले ही 4 बायोसेफ्टी लेवल की बात की थी ना, उसमें बायोसेफ्टी लेवल 1 के बारे में पूछा। कह रहा है कि माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोमेडिकल लेबोरेटरी के बायोसेफ्टी के संदर्भ में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोसेफ्टी लेवल 1 के क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें दिया है एक बैसिलस सबटाइलिस और एक नाइगलेरिया ग्रुबेरी। देखिए तो BSL जो होता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। अब इसमें जो बैसिलस सबटाइलिस है ये जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ये जनरली कोई इन्फेक्शन नहीं देते हैं ना। तो ये हमारा BSL1 के लिए एकदम सही है। एक नाइगलेरिया ग्रुबेरी, ये फ्री लिविंग क्या है, अमीबा होता है और ये भी ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं होते। इसलिए दोनों बैसिलस सबटाइलिस और नाइगलेरिया ग्रुबेरी BSL1 के अंडर ही आते हैं। तो हमारा बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी विच कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रीफिक्स इरीथर। देखिए क्वेश्चन को समझते हो, कह रहा है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इरीथर प्रीफिक्स किस रंग को दर्शाता है। देखिए इरीथर तो ER/THR, इरीथर एक ग्रीक
वर्ड इरिथ्रस से आया, किससे? इरिथ्रस से आया है, जिसका मतलब होता है रेड कलर, मतलब लाल। मेडिकल में इसका यूज जैसे कि इरिथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसी, लाल रक्त कोशिका होता है आरबीसी, और एक तो इरिथ्रोसाइट हुआ, और भी जैसे कि इरिथ्रोडर्म मतलब कि स्किन का लाल पड़ना, और इरिथ्रोपोइसिस, इसमें भी एरिथर है ना प्रीफिक्स, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन की प्रक्रिया होता है एरिथ्रोपोइसिस। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? रेड होगा। एरिथर का मतलब रेड होता है। अब अदर ऑप्शन की बात करते हैं, देखिए इसमें वाइट है, तो वाइट ल्यूकोप्रीफिक्स मतलब सफ़ेद रंग के लिए यूज होता है ना। देखिए येलो, इसका समझ लेते हैं ल्यूको, जैसे कि ल्यूकोसाइड जो होता है WBC है ना, ल्यूकोसाइड जो कि WBC होता है सफ़ेद रंग का, ल्यूको का अर्थ क्या हो गया हमारा? वाइट। एक है येलो, जैंथो प्रीफिक्स पीले रंग के लिए होता है, जैसे कि जैंथोडर्मा। देखिए ग्रीन, तो ग्रीन क्लोरो प्रीफिक्स मतलब हरा रंग को दर्शाता है, जैसे कि क्लोरोफिल। तो राइट आंसर हमारा इरिथर के लिए रेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लेबोरेटरी सिस्टम requires that many factors must be addressed to assure quality in the laboratory ना। देखिए यानी कि एक लेबोरेटरी की जटिलता है ना को ध्यान में रखते हुए लेबोरेटरी की क्वालिटी को अश्योर करने के लिए किन फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज फैक्टर, तो कौन कौन से फैक्टर को आपको ध्यान रखना जरूरी है? देखिए लेबोरेटरी इन्वायरमेंट, कॉम्पिटेंट स्टाफ, गुड क्वालिटी रीजेंट। अगर आप गाइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। देखिए लेबोरेटरी की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट और ट्रेंड स्टाफ और अच्छी क्वालिटी के रिएजेंट तीनों ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस से आप पता कर सकते हैं ना। तो इसको अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 तीनों हमारा सही है, तीनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्बुमिन मेथड इज लीनियर अप टू डैश ग्राम पर डीएल। अल्बुमिन मेथड कितने ग्राम पर डीएल तक लीनियर होता है? 25 ग्राम पर डीएल, 20 ग्राम पर डीएल, या फिर 10 ग्राम पर डीएल, या फिर 50 ग्राम पर डीएल। कितना होता है? 10 ग्राम पर डीएल इसका राइट आंसर है। देखिए लीनियर रेंज का मतलब है कि इस लिमिट के अंदर टेस्ट का रिजल्ट एक्यूरेट और रिलायबल होना। अब एल्बुमिन का जो लीनियर रेंज होता है कितना? 10 ग्राम पर डीएल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी NaBH स्टैंडर्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लाउजेज। मेडिकल लेबोरेटरी के संदर्भ में NaBH स्टैंडर्ड कितने क्लाउजेस मतलब कि धाराओं में विभाजित है? देखिए NaBH हॉस्पिटल और लेबोरेटरी के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड तैयार करती है। अब NaBH के अनुसार मेडिकल लेबोरेटरी के लिए कितने क्लॉज होते हैं? तो टोटल 7 क्लॉज होते हैं। 7 क्लॉज कौन कौन होते हैं गाइस? एक तो हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, फैसिलिटी एंड सेफ्टी, स्टाफ क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, प्री एनालिटिकल प्रोसेस, पोस्ट एनालिटिकल प्रोसेस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। ये हमारा 7 होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस? हेपेटाइटिस ए वायरस का डायमीटर कितना होता है? देखिए तो हेपेटाइटिस ए वायरस एक स्मॉल RNA वायरस है जो कि पिकोरना वायरिडी फैमिली का हिस्सा है।
किसका, पिकोरना फैरिडी फैमिली का हिस्सा। इसका साइज लगभग 27 to 29 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ यूथेंसिया ए प्रैक्टिकल केस इन मेडिकल इथिक्स। देखिए, यूथेंसिया के कौन से प्रकार मेडिकल इथिक्स के एक प्रैक्टिकल केस है, एक्टिव या पैसिव। मतलब कि एक्टिव यूथेंसिया और पैसिव यूथेंसिया। देखिए, यूथेंसिया का मतलब है मरने वाले व्यक्ति की इच्छा से जीवन समाप्ति का फैसला, है ना। यूथेंसिया यह जो कि मेडिकल एथिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो एक एक्टिव यूथेंसिया इसको समझते हैं जब व्यक्ति की जीवन समाप्ति के लिए एक्टिव स्टेप लिया जाता है, जैसे कि कोई इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो ये हमारा एक्टिव यूथेंसिया कहलाता है। अब एक पैसिव यूथेंसिया, तो लाइफ सपोर्ट उपकरण हटा दिया जाता है या फिर इलाज रोक दिया जाता है जिससे व्यक्ति मर सके। तो ये हमारा दोनों प्रैक्टिकल केस है, इसलिए सही जवाब दोनों का, एक्टिव और पैसिव, यानी कि बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेंट्रल कैविटी contains the organs like lungs, heart, aorta, esophagus and trachea। कौन सा वेंट्रल कैविटी लंग्स, हार्ट, आयोटा, एसोफेगस और ट्रेकिया को कंटेन करता है। देखिए, ऑप्शन है कि थोरैसिस, क्रेनियल, एब्डोमेन और पेल्विक। वेंट्रल कैविटी बॉडी के आगे वाले पार्ट में होता है और ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है थोरैसिक कैविटी और एक एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी होता है। देखिए, थोरैसिक कैविटी चेस्ट में होती है जो कि लंग्स, हार्ट, आयोटा, ईसोफेगस और ट्रैकिया कंटेन करती है। इसलिए सही आंसर हमारा कौन सा होगा, थोरैसिस, ऑप्शन नंबर 1। अब अदर ऑप्शन बात करते हैं, क्रेनियल कैविटी। तो ये सिर के अंदर होती है जो ब्रेन रखती है, क्रेनियल कैविटी। अब एक एब्डोमिनल, तो एब्डोमिनल कैविटी स्टोमक, लीवर, इंटेस्टाइन ऑर्गन रखती है ना। एक पेल्विक जो कि लोअर पार्ट में होता है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट्स किस विटामिन या मिनरल की कमी से होता है। तो किसी कमी से होता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। सूरज की जो रोशनी होती है विटामिन डी के लिए हमारा बेस्ट सोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश इज द मेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मेन मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, नेचर, प्रोटीन कोगुलेशन, टेम्परेचर या फिर साइज। देखिए, इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन कोगुलेशन। डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरियल प्रोटीन्स को डैमेज करके उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन फैलने से रुक जाता है। इसलिए प्रोटीन कोगुलेशन ही डिसइंफेक्टेंट का मेन मोड ऑफ एक्शन होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच इन मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स में कौन सा अप्रोच यूज होता है, यूटिलिटेरियनिज्म या फिर डियोंटोलॉजी। देखिए, बायोमेडिकल एथिक्स में ये दोनों अप्रोच इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यूटिलिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है, फायदे पर आधारित नीति। इसका फोकस सबसे ज़्यादा लोगों के लिए सबसे अच्छा फैसला लेना है, जैसे कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही डीप से क्वेश्चन पूछा गया है आज भुवनेश्वर में ना, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, ये हमारा यूटिलिटेरियनिज्म होता है। अब एक डियोंटोलॉजी मतलब कर्तव्य आधारित नीति। डियोंटोलॉजी मतलब कर्तव्य आधारित नीति। इसका फोकस हर सिचुएशन में इथिकल रूल ना और मोरल ड्यूटी का पालन करना होता है, चाहे आउटकम कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो ना। इसलिए जो मेडिकल इथिक्स पे ये दोनों ही अप्रोच जरूरी होता है। तो राइट आंसर हमारा बोथ 1 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द कल्चर ट्यूब्स जिसमें ब्रोथ एंड सलाइंस शुड बी प्लेस्ड इन द अपराइट पोजीशन इन रैक बास्केट। कल्चर ट्यूब्स को रैक या बास्केट में अपराइट मतलब सीधा पोजीशन में क्यों रखा जाता है? फॉर गेटिंग वास्ट, टू इन्फेक्ट कॉलोनी, फॉर इनक्यूबेशन एंड डिस्पोजल या फॉर माइक्रोस्कोपिक व्यू। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फॉर इनक्यूबेशन एंड डिस्पोजल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से ग्रो कराना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ट्यूब को टेढ़ा या फिर उल्टा रख देंगे तो ब्रोथ क्या हो जाएगा? लीक हो सकता है ना, और लीक हो सकता है ना। और स्टेलाइजेशन के पहले ट्यूब्स को प्रॉपर अपराइट पोजीशन में रखना जरूरी होता है ताकि उन्हें आप सेफली डिस्पोज भी कर सकें। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भी होगा, फॉर इनक्यूबेशन एंड डिस्पोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। कौन सा प्रोसेस ना या इक्विपमेंट डिजीज ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है? ऑप्शन 1 स्टेलाइजेशन, सेकंड थर्मोस्टेट, थर्ड बंसन बर्नर, फोर्थ पिपेट। इसका राइट आंसर कौन सा है? स्टेलाइजेशन ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेलाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरा डिस्ट्रॉय करके डिजीज ट्रांसमिशन को रोकता है, तो ये हमारा राइट आंसर। एक थर्मोस्टेट, ये सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करता है ना। देखिए बंसन बर्नर, तो बंसन बर्नर पूरी तरह प्रिवेंट नहीं कर पाता है, सिर्फ फ्लेम करता है ना। अब ये कि पीपेट, तो ये लिक्विड ट्रांसफर होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का कौन सा फंक्शन है? ब्लड क्लॉटिंग, लिपोजेनेसिस, इस दोनों की बात कर रहे हैं ना। लीवर जो होता है, लीवर क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है ना, जो ब्लड को जमने में हेल्प करता है ना। तो हमारा ये ब्लड क्लॉटिंग सही हो जाएगा। और लीवर एक्सेस ग्लूकोज में फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। लीवर जो एक्सेस ग्लूकोज होते हैं उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, जो एनर्जी स्टोर के लिए जरूरी होता है, जिससे हम लोग लिपोजेनेसिस कहते हैं। तो हमारा बोथ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोसेफ्टी माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल लेबोरेटरी, how many biosafety levels are described which consist of combination of laboratory practices and techniques, safety equipment and laboratory facilities appropriate for the operations performed and the hazard posed by the infectious agent and for the laboratory function or activity। क्वेश्चन तो बहुत ही लेंदी गाइस, लेकिन हम इसको इजी वे में क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, करा माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोकेमिकल लेबोरेटरीज में सेफ्टी के लिए अलग अलग बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था BSL 1, BSL 2, BSL 3 और BSL 4, 4 लेवल बताया था ना। ठीक है, ये लेवल्स लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स, देखिए लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स, टेक्निक्स, सेफ्टी इक्विपमेंट और इन्फेक्शियस एजेंट के रिस्क के हिसाब से तय किए जाते हैं। तो पूछा है कितने बायोसेफ्टी लेवल्स डिफाइन किए गए हैं? कितने किए गए? टोटल 4 किए गए, BSL 1, BSL 2, BSL 3 एंड BSL 4, है ना। क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा पूछा गया, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारा हो गया। कितने हो गए? 4।
तो राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म पल्मोनरी परटेन्स टू विच ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। पल्मोनरी वर्ड किस ह्यूमन पार्ट से संबंधित है? पल्मोनरी, देखिए पल्मोनरी वर्ड्स लैटिन वर्ड पल्मो से आया, जिसका मतलब क्या होता है? लंग्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेडिकल लेबोरेटरी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल is designed to assess change in the staff attitudes by comparing responses before and after implementing a change in your office। देखिए मेडिकल लेबोरेटरी में कौन सा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल स्टाफ के एटीट्यूड में होने वाले चेंज को एसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो किसी चेंज को इम्प्लीमेंट करने से पहले और बाद में कंपेयर करता है। ऑप्शन फर्स्ट है पेशेंट एक्सपीरियंस असेसमेंट, या सेकेंड ऑफिस रीडनेस सर्वे एंड एसेस योर डॉक्यूमेंटेशन, या फिर प्रोसेस मैपिंग। इसका जो राइट आंसर हमारा बताते हैं ऑफिस रीडनेस सर्वे। ये क्या है? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल है जो स्टाफ के एटीट्यूड और तैयारी को क्या करता है? उसकी एनालाइज करने का काम करता है। इसका मेन मकसद होता है कि कोई चेंज एडॉप्ट करने में स्टाफ कितना तैयार है और उनका रिस्पॉन्स कैसा है, यही हमारा बताता है ऑफिस रेडीनेस सर्वे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर है। ये सारे जो क्वेश्चन है गाइस बहुत ही इसमें अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना। इसका मोटा मोटे मैंने बता दिया। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन द गिवन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ विच मेडिकल टर्म। किसी भी टिश्यू ऑर्गन का एबनॉर्मल मतलब असमान विकास किस मेडिकल टर्म का मतलब है? देखिए एनी एबनॉर्मल डेवलपमेंट टिश्यू और ऑर्गन की बात है तो यह किससे होता है? हाइपरप्लेसिया या फिर एप्लेसिया या फिर डिस्प्लेसिया या फिर हाइपोप्लेसिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का मतलब है सेल्स टिश्यू या ऑर्गन का एब नॉर्मल डेवलपमेंट या फिर उनकी ग्रोथ में गड़बड़ी, यही हमारा राइट आंसर है। अदर ऑप्शन हाइपरप्लेसिया, जब सेल्स ज़्यादा ग्रोथ हो जाते हैं तो उसे हाइपरप्लेसिया कहते हैं। एप्लेसिया किसी टिश्यू या ऑर्गन का बिल्कुल ही डेवलप नहीं होना एप्लेसिया कहलाता है। एक हाइपोप्लेसिया टिश्यू या ऑर्गन का छोटा या फिर कम डेवलपमेंट होना ही हाइपोप्लेसिया होता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा डिस्प्लेसिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेडिकल लेबोरेटरी विच क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल will help you and your staff to document your current state for your lab testing process ना। अगर मेडिकल लेबोरेटरी में कौन सा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल आप और आपके स्टाफ को आपके लैब टेस्टिंग प्रोसेस के करेंट स्टेट को डॉक्यूमेंट करने में हेल्प करेगा? ऑप्शन फर्स्ट प्रोसेस मैपिंग, ऑप्शन सेकंड पेशेंट एक्सपीरियंस असेसमेंट, ऑप्शन थर्ड एक्शन प्लानिंग, ऑप्शन फोर ऑफिस रेडीनेस सर्वे। इसका जो राइट आंसर है प्रोसेस मैपिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए प्रोसेस मैपिंग एक विजुअल टूल है जो लेबोरेटरी के जो करेंट वर्क होता है उसको स्टेप बाय स्टेप दिखाता है ना। प्रोसेस मैपिंग ही लैब टेस्टिंग प्रोसेस का करेंट स्टेट डॉक्यूमेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फुलफिलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मेडिकल लेबोरेटरी कैन अप्लाई फॉर NABS सर्टिफिकेशन। देख रहे हैं NABS से आपको इसमें IIMS भुवनेश्वर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है कि मेडिकल लेबोरेटरी NABS सर्टिफिकेशन के लिए
कब अप्लाई कर सकती है? करेंटली इन ऑपरेशन एज मेडिकल लेबोरेटरी या फिर स्टैंड एलोन और हॉस्पिटल बेस्ड लेबोरेटरी। तो इसका राइट आंसर हमारा बोथ हो जाएगा। देखिए कैसे, NABH मेडिकल लेबोरेटरी का सर्टिफिकेशन तभी अप्रूव करता है जब वो पहले से ऑपरेशनल हो और लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, मतलब करेंटली इन ऑपरेशन एंड मेडिकल लेबोरेटरी, बिल्कुल राइट है ना। और वो एक स्टैंड एलोन लैब हो या किसी हॉस्पिटल से एफिलिएटेड हो, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। दोनों शर्तें पूरी होने पर ही NABH सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारा बोथ 1 and 2 होगा। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, EHR इवैल्यूएशन इज अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल इन द मेडिकल लेबोरेटरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? EHR का फुल फॉर्म पूछा। EHR क्या होता है? पहले EHR का फुल फॉर्म बता देता हूँ क्या होगा। EHR का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। यह एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है जो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और उसकी प्रिस्क्रिप्शन और उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है। तो राइट आंसर हमारा इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।